Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing very well and also आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे बिकॉज आपका एग्ज़ाम 1 मार्च को होने वाला है लाइफ साइंसेस का. So in this session I will provide some important questions and again some important list of topics and tables that are going to be asked in your C section as well as in B section of C or CSI paper. So stay tuned, and if you like my efforts you can hit the like button and do subscribe my channel for more such videos. From the biochemistry section, and that too is water soluble vitamins. वाटर सॉल्युबल vitamins बहुत ज़्यादा पूछा जाता है CSIR के एग्जाम में, बी इट इन अ मैचिंग फॉर्मेट या फिर आपको इंडिविजुअल बी सेक्शन में क्वेश्चन आता है. लाइक कौन कौन से वाटर सॉल्युबल vitamins होते हैं? विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल vitamins. अगर हम लोग विटामिन ए, डी और ई और के की बात करें तो ऑल दीज फोर आर fat soluble or lipid soluble vitamins, but only B and C are water soluble vitamins. So the first one is vitamin B1, which is also known as thiamine. आपको हमेशा पता होना चाहिए what is B1, what is B2, what is B6, B3, B5, B7. ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैचिंग के फॉर्म में अगर ये आएगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो नाम नहीं आके what is B1, what is B3 एंड लाइकवाइज आपको ऐसे ही पूछेगा. तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है, आप जब भी अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप अगर B1 लिखे हैं तो B1 के पास में ही लिखिए थाइमिन और ब्रैकेट में हमेशा B1 रहना चाहिए ताकि आपको पता चले कि थाइमिन इज दी विटामिन विच इज ऑल्सो नोन एज दी विटामिन B1. सो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी प्रोवाइड किया गया है हर एक इंडिविजुअल विटामिन का. सो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और अगर बहुत अल्कलाइन एनवायरनमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा हाई पीएच वाला कंडीशन है तो ये क्या होता है, ये जो है विटामिन वो डिग्रेड हो जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स फंक्शन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम needed for oxidation of carbohydrate and also the synthesis of ribose के लिए भी ये इन्वॉल्व होता है. सो इसके दो मेजर फंक्शन हैं एंड इसका सोर्स कहाँ कहाँ से ये हमें मिल सकता है. हमें विटामिन B1 मिलता है फूड सोर्सेज की अगर बात करें तो लीन मीट से, लिवर से, एग से, या जो हम होल ग्रेन सीरियल्स खाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स एज वेल एज लेग्यूम्स जो हैं वो रिच होते हैं किसमें? विटामिन B1 में. एंड लाइकवाइज जो है विटामिन B2, that is riboflavin. I'm again enforcing you to write it down. What is B1, what is B2, what is B3, every different subcategory of vitamin B. So vitamin B2 is riboflavin, which is stable to heat, acid and oxidation, destroyed by alkalis and light. यानी कि ये stable तो होता है, heat, acid and oxidation prone नहीं होता है ज़्यादा, but it is destroyed by alkalis एंड लाइट के प्रेजेंस में या अल्कली है तो ये क्या होता है, ये राइबोफ्लेविन डिस्ट्रॉय हो सकता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है. ना उसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ एंजाइम एज वेल एज कोएंजाइम नीडेड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड नीडेड फॉर द सेल्यूलर ग्रोथ. और अगर उसके सोर्सेज की बात करें तो अगेन मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी वेजिटेबल्स, यानी इसीलिए बोला जाता है कि लीफी वेजिटेबल्स, मीट जो है वो काफ़ी अच्छा सोर्स होता है विटामिन बी का. जितने भी सब कैटेगरीज है विटामिन बी का दैट वी गेट फ्रॉम द सीरियल्स, द लेग्यूम्स, मीट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा. नाउ अगर हम लोग विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 क्या है, जिसको नाइसिन भी बोला जाता है. आप इस तरह से अपने नोट्स में बना लीजिए, सबसे पहले B1, B2, B3, देन B6, उसके बाद B5, B12. B12 तो हमें पता ही होता है, B12 इज हमेशा डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं अगर आप एनीमिक हैं, आपके में ब्लड की कमी है तो जो साइनोकोबाल्मीन है वो विटामिन B12, तो B12 भी याद रहता है. नाउ B3 क्या है? नाइसिन है विच इज स्टेबल टू हीट, एसिड एंड अल्कलीन अगेन एज दी B2, कन्वर्टेड टू नाइसिनामाइड बाय सेल सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दी ट्रिप्टोफेन. ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस विटामिन के कैरेक्टरिस्टिक का. नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ कोएंजाइम नीडेड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके सोर्सेज जो हैं, सोर्सेज को आप कुछ कॉमन याद रख लीजिए, कुछ जो यूनिक है वो अलग से मेंशन कीजिए. अदरवाइज जो रहता है मेनली हमें जो नॉन-वेज फूड होता है, मीट, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ों से मिलता है, लिवर, एग, ये सब से. अपार्ट फ्रॉम दैट लीफी वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट, ये सब आ जाता है ऑप्शंस. Now B6 pyridoxine, which is a group of 3 compounds stable to heat, acid, dehydrated by alkalis and UV rays.
Now it is a coenzyme needed for synthesis of proteins and various amino acid for conversion of tryptophan to niacin. ये भी आपको याद रखना है कि जो B6 है, it is required for the conversion of tryptophan to niacin for production of antibodies and for the synthesis of nucleic acid. अगेन इसके सोर्स सेम है. नाउ उसके बाद आता है पेंटोथेनिक एसिड विच इज विटामिन B5 विच इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट, एसिड एंड अल्कलीज. नाउ ये जो इन्फॉर्मेटिव एक टेबल है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया B1 B2 B3 B4 लाइकवाइज क्वेश्चन आएगा मैचिंग. एक कॉलम में विटामिन के नाम देगा, एक कॉलम में B1 B2 B3 करके देगा. नाउ द सेकेंड थिंग विच कैन बी आस्क्ड इज फ्रॉम सोर्सेज. थर्ड थिंग फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन, जैसे अभी मैंने बताया कि पेंटोथेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. और विटामिन B6 जो है नाइसिनामाइड, उसका क्यों जरूरत पड़ता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफेन टू नाइसिन. तो ये की पॉइंट है इसका, तो ये भी पूछा जा सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजर थिंग विच कैन बी आस्क्ड बाय CSIR इज कि ये जो विटामिन है वो किन किन चीज़ों से स्टेबल है. एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा पूरी तरह से. देयर इज एन विटामिन X which is heat stable, acid stable but destroyed by alkali, UV ray. Which of the following is probable chances कि वो विटामिन कौन सा हो. तो इस तरह के क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं, मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू दे रही हूँ. सो राइट इट डाउन एंड इस टेबल को बिल्कुल भी मत छोड़िए. आपके 4 मार्क्स इजिली आप इस टेबल से ले सकते हैं. ना उसके बाद आता है फॉलिक एसिड. फॉलिक एसिड इज B9. B9 का रोल क्या होता है? B9 का रोल होता है कोएंजाइम नीडेड फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ सर्टेन अमीनो एसिड एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA, प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल. फॉलिक एसिड, इसीलिए फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते हैं एनेमिक को B12 के साथ में, क्योंकि ये क्या करता है, ये बूस्ट अप करता है एरिथ्रोसाइट्स का प्रोडक्शन. सो दिस इज रिक्वायर्ड. तो ये भी आपको याद रखना है. एंड अकर्स इन सेवरल फॉर्म, डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन इन एसिड एनवायरमेंट और बाय हीट इन अल्कलाइन एनवायरमेंट. यानी एसिड से, हीट से, अल्कली से ये डिस्ट्रॉय हो सकता है. स्टोर्ड लिवर में रहता है विच इज कन्वर्टेड इनटू फोलिक एसिड. नाउ उसके बाद आता है बायोटिन विच इज स्टेबल टू हीट, एसिड एंड लाइट, डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन एंड अल्कलीज. मोस्ट ऑफ द जो हैं वो अल्कलीज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. नाउ एस्कॉर्बिक एसिड विच इज विटामिन C which is closely related to monosaccharide, stable in acid but destroyed by oxidation, हीट, लाइट एंड अल्कली. विटामिन C जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोन होता है डिग्रेडेशन के लिए थ्रू दी ऑक्सीडेशन, हीट, लाइट, अल्कलीज, एवरीथिंग. नाउ आपको पता है विटामिन C का जो बेटर सोर्स होता है वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो खट्टे होते हैं टेस्ट में, लाइक टोमेटोज, लेमन, ये सारी चीज़ें. इसके अलावा जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ एन की रिक्वायरमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन. हमारे स्किन में जो कोलेजन का सिंथेसिस होता है उसके लिए विटामिन C, इसीलिए बोलते हैं कि विटामिन C के जो सीरम्स आते हैं, जितने भी डर्मेट्स रिकमेंड करते हैं, उसमें हमेशा विटामिन C होता है बिकॉज इट बूस्ट योर कोलेजन सिंथेसिस. कोलेजन अगर अच्छा हुआ तो आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा रेडियंट एंड बहुत ही ज़्यादा स्किन का टेक्सचर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है. नाउ इसके अलावा it is required for the conversion of folate to folinic acid and metabolism of certain amino acids. तो ये आपको ध्यान में रखना है. ये जो टेबल है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है एंड बहुत से क्वेश्चन इससे आ सकते हैं. फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ द एसेंशियल मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स एनिमल्स रिक्वायर इन लार्ज अमाउंट. कैल्शियम, ये सारे मैक्रो मिनरल्स हैं, यानी कि ये एसेंशियल मिनरल्स है जो कि लार्ज अमाउंट में. कुछ मिनरल्स जो रहते हैं वो बहुत ही लेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में चाहिए, दैट इज़ द माइक्रो न्यूट्रिएंट. बट दिस इज़ अ मैक्रो मिनरल्स जो हमेशा ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं एक एनिमल बॉडी में. तो कैल्शियम को ज़्यादा अमाउंट में क्यों होना है? दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि वो कॉम्पोनेंट होता है हमारे बोन्स का, टीथ का, विच इज़ एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म में भी कैल्शियम का रोल है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ऑलरेडी अपलोडेड दी full mechanism of the blood clotting in animals. I will tag that video, you can check it out. बहुत सारे मैंने उसमें डिटेल बताए हैं. So it is also needed for muscle, neuron and cellular function. क्लोरीन का फंक्शन क्या होता है? इट इज़ अ प्रिंसिपल नेगेटिव आयन इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, इंपॉर्टेंट इन एसिड बेस एंड फ्लूइड बैलेंस, नीडेड टू प्रोड्यूस स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो ये की पॉइंट इसका याद रख लीजिए कि ये की इंग्रेडिएंट है. मतलब ये जो एक है वो इम्पॉर्टेंट, क्लोराइड इज एन इम्पॉर्टेंट आयन इन आवर बॉडी विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बैलेंस. नाउ मैग्नीशियम मेनी कोएंजाइम्स होता है, बहुत सारे एंजाइम्स का, इंक्लूडिंग हेक्सोकाइनेज एज वेल जो ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम होता है.
needed for the normal neuron and muscle function, carbohydrate and protein metabolism में भी इन्वॉल्व है। उसके अलावा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या होता है, फॉस्फोरस हम किस में पढ़ते हैं, फॉस्फोरस हम पढ़ते हैं डीएनए में, आरएनए में एंड न्यूक्लियोटाइड्स में। तो इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन, ब्लड प्लाज्मा नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म। अपार्ट फ्रॉम दैट पोटेशियम, पोटेशियम क्या होता है, मेजर पॉजिटिव आयन होता है, जैसे क्लोराइड है नेगेटिव आयन है, वैसे ही पोटेशियम इज़ अ वेरी important cation in our body which influences muscle contraction and neuron excitability. Now sodium, sodium is a principal positive ion in extracellular fluid, sodium potassium pump जो हम पढ़ते हैं, which is important for the ionic balance in our body. Now it is essential for conduction of action potential active transport. Sulfur, sulfur is a protein structure, detoxification reaction and अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो इसमें से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं CSIR में। Now one question, how many protein coding genes are present in the genome of human, Drosophila, C. elegans and Arabidopsis thaliana respectively? तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिंगल भी आ सकता है, यानी इंडिविजुअल किसी एक ऑर्गेनिज्म का आपको पूछ दे, और एल्स इट कैन बी आस्क्ड इन दी मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट। या थर्ड चीज़ क्या है, अरेंज करने बोल दे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑप्शंस दे के ABCD एंड नीचे में आपको अरेंज करके एक सीक्वेंस दे दे, आपको करेक्ट सीक्वेंस पिक करना रहेगा। सो in so many ways it can be asked in your CSIR exam. So the correct answer for this question is option B. यहाँ पे मैंने टेबल भी लगाया है। ह्यूमंस में अबाउट 20,000 to 21,000 प्रोटीन कोडिंग जीन्स होते हैं, ड्रोसोफिला में 14,000, सी एलिगेंस में 19,000 एंड अरबिडोप्सिस में 27,000। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि कितना उनका हैप्लॉइड डीएनए कंटेंट होता है, कितना प्रोटीन कोडिंग जीन्स होता है। ये सारी चीज़ों का आपको एक चार्ट बना के रखना होगा, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो C सेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं। One more question, the regime under which the production and trading of CFCs and other ozone depleting substances would be progressively phased out is what? The Montreal Protocol, the CFC Treaty, the Intergovernmental Panel on Climate Change, that is IPCC. None of the options given are correct. So the right answer for this question is the Montreal Protocol. अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा 12th स्टैंडर्ड में हम जो एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ते थे, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था कि CFC से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है, CFC से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है दैट इज़ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड नथिंग एल्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या करता है, वो बहुत सारे पैरामीटर्स को रिलीज़ किया है, जिसमें ये है कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, बेसिकली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनका एमिशन हमें रोकना होगा। जिस चीज़ से भी CFC हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज़ आउट हो रहा है उसे हमें फेज आउट करना होगा। सो जो भी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली CFCs, उनको हमें रिड्यूस करना होगा एज मच एज पॉसिबल। सो दिस कन्वेंशन इज नोन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपको किसी भी वे पे घुमा के दे CFC से रिलेटेड या फिर ये पूछ दे कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, द आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। Now one more question, which observation was made by Avery, MacLeod and McCarthy? So before answering this, all these three scientists are involved in finding the biochemical nature of the transforming principle which was set forward by the Griffith experiment in mice. सो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसका जो बायोकेमिकल नेचर है वो किसने रिवील आउट किया था। सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन मेड बाय देम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? DNA is a duplex molecule? No. DNA can be taken up from the medium? Yes, this is the right observation by them. DNA can denature at high temperature? ये ऑब्जर्वेशन, ये फैक्ट तो ट्रू है, बट ये उन्होंने ऑब्जर्व नहीं करा था, तो ये रॉन्ग आंसर है। DNA इज मोर स्टेबल देन RNA, ये भी फैक्ट ट्रू है, बट इन्होंने ये ऑब्जर्व नहीं किया था। सो दे बेसिकली रिवील दैट DNA कैन बी टेकन अप फ्रॉम द मीडियम, यानी उसी के थ्रू बताया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसका बायोकेमिकल नेचर DNA है। One more question, which of the following is the slowest process among the following? Splicing, translation, transcription, replication. Out of all these four, the major is translation. Translation is a very slowest process. The speed of DNA replication is about 200 to 1000 nucleotides per second, but the translation takes place at a rate of only 2 to 20 amino acid per second. यानी जहाँ 200 से 1000 न्यूक्लियोटाइड एक सेकेंड में एड अप होते हैं DNA रेप्लिकेशन में, ऑन दी अदर हैंड ट्रांसलेशन में ओनली 2 से लेके 18 अमीनो एसिड ही पर सेकेंड ऐड हो रहे हैं। सो इट इज़ अ वेरी स्लोएस्ट प्रोसेस। तो ये भी क्वेश्चन आपको B सेक्शन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिपेयर सिस्टम फॉर UV mediated डैमेज ऑफ DNA, एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस DNA ग्लाइकोसाइलेज, न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर और फोटो रिएक्टिवेशन। सो द करेक्ट
repair mechanism for UV mediated DNA damage is photoreactivation. सो इससे एक और क्वेश्चन आ सकता है, यूवी रेडिएशन क्या करता है? पाइरिमिडीन डाइमर बनाता है। सो यूवी रेडिएशन जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाइरिमिडीन डाइमर विच इज ट्रीटेड बाय द फोटो रिएक्टिवेशन। सो ये करेक्ट आंसर है इसका। डीएनओग्लाइकोसाइलेज, न्यूक्लियोटाइडेशन रिपेयर एंड एक्सचेंज ऑफ होमोलोगस सेगमेंट्स, ये सारे के वीडियोस मेरे चैनल पे है। आई विल प्रोवाइड द लिंक, यू कैन वॉच इट आउट एंड मेक नोट्स फॉर योर upcoming examination. One more question. Many cells in the body divide only rarely. All neurons and red blood cells and keratinocytes are extreme examples. In which portion of the cell cycle would such cells be considered to be? यानी सीधा सीधा पूछा है लेकिन बहुत लेंदी क्वेश्चन दिया है कि कुछ सेल्स हमारी बॉडी में रियरली डिवाइड होते हैं, इंक्लूडिंग द रेड ब्लड सेल, द न्यूरॉन्स और द केराटिनोसाइट्स। सो वो जो सेल्स हैं वो किस फेज में चले जाते हैं ये आपको बताना है। जब वो डिवाइड नहीं होते हैं, जब वो मैच्योर हो चुके हैं, पूरी तरह से उन्हें डिवीजन की नीड नहीं है, तो वो जो होते हैं वो चले जाते हैं G0 फेज में। सो G0 इज द करेक्ट आंसर। जो टिपिकल हमारा सेल साइकिल होता है वो किन किन फेजेस का होता है? स्टार्ट फ्रॉम G1, G1 से S, G2 एंड देन M फेज। सो जो सेल डिवाइड नहीं होती हैं वो G0 फेज में चली जाती हैं, यानी a cell enters G0 phase if the environment is not conducive for progression of the cell cycle. जब भी unfavorable condition होती है then also, or else जब हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स का एक्सेस नहीं है, न्यूट्रिएंट स्कार्सिटी है तब भी, और इसके अलावा जब जो सेल है अगर फुली डिफरेंशिएटेड है तब भी वो उस स्टेट में चला जाएगा। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा केराटिनोसाइट या फिर हिपेटोसाइट्स, न्यूरॉन सेल्स, ये सारे जो हैं वो फुली मैच्योर्ड सेल हैं तो वो G0 फेज में चले जाते हैं। ऑल फॉर टुडे, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक माय एफर्ट्स यू कैन हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।